काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती ही एक ऐसी भर्ती है जो पिछले लगभग 4 सालों से लगातार वाद विवाद में है, चर्चा में है। अभी हाल फिलहाल में कुछ विशेष मामलों को लेकर के चर्चा में है। वो मामला क्या है, इसके बारे में हमने कई वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या सबसे ज्यादा जहां से आपको खबरें मिलती हैं वो है व्हाट्सएप के ग्रुप। वहां से भी आप एकदम सैचुरेटेड हो गए होंगे यहाँ की न्यूज के बारे में। लेकिन आज की जो जानकारी हम लोग देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, जो विमर्श करने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी खास है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मामला ये है क्या। मामला ये सीधे सीधे आप ये जान लें कि मामला ये आरक्षण का एक मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का एक विवाद है। कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत पीछे से है, लेकिन हम लोग 60 में सीधे समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट डबल बेंच उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा फैसला दिया कि 69,000 की जो भर्ती है उसमें आरक्षण संबंधी कुछ विसंगतियां हो गई हैं, घोटाला हो गया है। उस पक्ष में फैसला दिया गया कि इस सूची को रिविजिट की जाए। मतलब 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उस पर 67,867 अभ्यर्थियों की एक सूची आई थी, जिसमें 2 भाग में उसकी भर्तियां हुई थी और तीसरे भाग में थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से हुई थी और चौथे भाग में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6800 मतलब कि 6,800 की एक सूची निकाली थी, जिसमें अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना था। वो 6800 की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो जो 67,867 की जो सूची है उसको रिविजिट करने का आदेश दिया था और जो 6,800 की सूची बनी थी जिसपे नियुक्ति नहीं हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। चूंकि दोनों पक्ष असहमत थे और खास करके जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 6800 की जो सूची थी उससे संबंधित भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और उन्हीं के साथ बाद में शिक्षा मित्र भी वहां पर पहुंचे हैं। उनको भी कुछ फायदा होता दिख रहा है, तो वो भी एक पक्ष के रूप में पहुंचे हैं। बस यहां तक इतिहास है, यहां तक की पिछली कहानी है। अब आगे की कहानी यहां से ये है कि 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। पक्ष कौन कौन से हैं आप सभी जान रहे हैं। एक तो जनरल का पक्ष है और दूसरा है ये अचयनित जनरल का पक्ष है और अचयनित आरक्षित वर्ग है और तीसरा पक्ष यहां पर है कि जो लोग चयन पा चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो लोग हैं जो सूची बचा रहे हैं। मतलब जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है उस सूची को एज इट इज उनको रखना है और उन्हीं चयनितों में से कुछ लोग हैं जो लोग आरक्षण पर आर पार की लड़ाई लड़ने के एकदम मूड में हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब मामला क्या है कि पिछले जो सबसे पहली सुनवाई हुई थी उस पे आरक्षण को लेकर के तीखी बहस हुई। उसके साथ ही जो ATRE की जो परीक्षा हुई है, जो 90 और 97 नंबर का कट ऑफ वाला मामला था, उसको लेकर के बहस हुई। जो आरक्षण पे ओवरलैपिंग हो रही है, 2 से 3 अस्तरों का आरक्षण है, वो छूट है, आरक्षण है, वो सारा मामला। उसके साथ में जो विसंगतियां हुई है, क्या ये मार्क्सी के कारण हुई है या जानबूझकर कि ये घोटाला किया गया है, इन सब पर पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में बहस अब 15 अक्टूबर 2024 को होनी है। अब जो काम होना है 15 को, अब उस पे हम लोग 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा सा हम लोग 60 में समझ लेते हैं। 15 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होनी है। अब इसके लिए जो पूर्व की सुनवाई हुई थी उसमें मैक्सिमम 7 पेजेस के रिटन सबमिशन का आदेश किया गया था। वो लगभग सभी पार्टीज ने दाखिल कर दिया है, अभी तक कुछ लोगों ने दाखिल नहीं किया है। उसके बाद अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15 अक्टूबर को क्या सुनवाई संभव है। संभव तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि टाप 2 में लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन एक लंबी छुट्टी के बाद कोर्ट खुलने जा रही है। 14 तक शायद अवकाश है, 15 को सीधे कोर्ट खुलेगा। उसके बाद जब 15 को कोर्ट खुलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुनवाई वहां पर संभव ना हो पाए, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस है वो बहुत है, फ्रेश केसेस काफी हो गए हैं महत्वपूर्ण। उसके सामने हो सकता है सुनवाई ना हो, या सुनवाई हो तो बहुत समय ना दिया जा सके। और उसके बाद जो इसका एक अंतिम बिंदु है
कि इस पूरे प्रकरण पे या इस तरह के जो प्रकरण होते हैं उनमें सरकार का जो पक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सरकार का क्या पक्ष है वो अभी तक उतना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के अगेंस्ट में तो क्लियर हुआ था। जब हाईकोर्ट का आदेश आया था तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो भी हाईकोर्ट का फैसला है हम उसको मानते हैं और हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन और इसी के साथ में इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। जैसा कि लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। लेकिन उसी के साथ में जिस तरीके का सकारात्मक पक्ष सरकार को रखना चाहिए, चाहे चयनितों के साथ, चाहे अचयनितों के साथ, चाहे आरक्षण के जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनके साथ, या जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका चयन नहीं हुआ है उनके साथ, स्पष्ट तौर पे कोई खास पक्ष सरकार का नहीं है। इससे ये लगता है कि सरकार थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाने से अब जो वहां फैसला होगा, जो वहां पर सुनवाई होगी, वो केवल मेरिट पर होगी। मतलब कि जिसका पक्ष मजबूत दिखेगा, जिनका पक्ष वाजिब लगेगा, जिनकी दलील और तर्क जिसके मजबूती से रखे जाएंगे, जिसके पास एविडेंसेस ज्यादा होंगे, जिनके साथ पक्षपात किया गया होगा, उनको वहां पर न्याय मिलने की उम्मीद ज्यादा है। क्योंकि सरकार का जब कोई खास पक्ष होता है तो उस तरफ कोर्ट का झुकाव ज्यादा होता है। उसका कारण यह है, कोई सरकार की मुरीद नहीं होती कोर्ट, लेकिन उसके झुकाव का कारण है कि जो भी व्यवस्था बनानी है, जो भी सिस्टम बनाना है, वो सरकार को बनाना है। नियोक्ता है सरकार, सरकार को बजट की व्यवस्था करनी है, सरकार को शासन सत्ता सुविधा जो व्यवस्था है, जनता के लिए जो काम होता है, जो लोक कल्याण का काम होता है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है और सारा सिस्टम सरकार को ही बनाना होता है। इसलिए कोर्ट या कोर्ट्स वेटेज देती हैं किसको? सरकार को और सरकार के पक्ष को। तो ये मामला तो यहां है। अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कई बार मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो पूर्व के वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे बनाए हुए हैं काउंसिल क्लासेस पे, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। उनको देखने से आपके अंदर में एक क्लैरिटी आएगी। तो जो वीडियोज हमने बनाए थे उसमें कमेंट्स में कई ऐसे कमेंट आए थे कि वहां पर जो भी पक्ष हैं वहां पर कई टीमें हैं। पक्ष तो 4-5 हैं, वो तो स्पष्ट हैं, लेकिन उन 4-5 पक्षों में भी कम से कम 10 से 15 टीमें वहां पर मौजूद हैं। टीमों का आशय जो पक्षकार हैं उनकी संख्या से है, तो लगभग 10 से 15 वहां पर टीमें कार्यरत हैं जो पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े वकीलों को कर रही हैं। उद्देश्य और तर्क उनका ठीक है। अच्छे बड़े वकील नहीं होंगे तो उतना पक्ष वहां पे दमदारी से नहीं रखा जाता है। ये व्यवहारिक तौर पे आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो इनका काम और उद्देश्य तो बिल्कुल नेक है, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ लोग केवल चंदे से पैसा कमाने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए हैं। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये बिल्कुल है कि किस टीम से जुड़ा जाए और कहां से कल्याण अधिकतम सुनिश्चित हो पाएंगे। तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। क्योंकि अभी मामला चल ही रहा है, मामला जरूर डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है, लेकिन कई बार डिस्पोजल के लिए लगा है। हो सकता है इस लास्ट जो सुनवाई होनी है ये लास्ट ना हो पाए। तो आप 2-3 बिंदुओं से इस बात को समझ लें। जो टीमों का चयन करना है, जो लोग नहीं जुड़े हैं या जो लोग जुड़े हैं, फिर से अगर उनसे पैसा मांगा जा रहा है या सहयोग की जरूरत है, निश्चित तौर पे आपको देना चाहिए। तो आप किस तरीके से चयन करके सहयोग करें? सबसे पहले आप उस टीम का चुनाव करें जो इस शिक्षक भर्ती से, खास करके 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई है, क्योंकि इसमें मुकदमों का मकड़जाल लगा हुआ था, तो शुरू से ही एक लंबा संघर्ष है। एक प्रकार से समझिए लोग योद्धा हो गए हैं। जो पुराने योद्धा हैं कटप्पा की तरह, उनके साथ आपको जुड़ना है। मतलब जिनके पास अनुभव है, पूर्व के जो मुकदमे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, उन्होंने अगर रिजल्ट दिया है तब तो कोई बात नहीं सोचनी है। अगर वो रिजल्ट नहीं भी दे पाए हैं, लेकिन कि वो शुरू से लड़ते आए हैं, अपना पक्ष वो सही से शो नहीं कर पाए हैं कि उन्हीं ने मुकदमे में जीत दिलाई है, तब आपको इस बिंदु के आधार पर उनका चुनाव करना चाहिए। अब दूसरी चीज, आप किस स्ट्रीम से हैं? बीएड हैं, बीटीसी हैं, शिक्षा मित्र हैं, चयनित हैं, अचयनित हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, आरक्षित वर्ग के हैं। तो इस हिसाब से भी आपको टीम का चुनाव करना है। उसके लिए मैं बता दे रहा हूं।
उसके लिए एक बिंदु मैं बता रहा हूं, एक तर्क मैं बता रहा हूं। आप किसी टीम से जुड़ेंगे, सबका उद्देश्य नौकरी पाना ही है। जो चयनित हैं उनको नौकरी बचाना है, जो अचयनित है उनको नौकरी पाना है। तो किसी एक पक्ष की दलील से फाइनल फैसला नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, लास्ट मोमेंट पे फैसला चल रहा होता है, तो जो टीम होती है, जो मूल रूप से वो टीम होती है, हालांकि उसमें सहयोगी लगभग सभी पक्ष के होते हैं, सभी वर्ग के होते हैं, मेरा से बीएड बीटीसी या अन्य लोगों से है, उसमें सब होते हैं, लेकिन लास्ट में वो लगता है कि पूरा मामला अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो केवल अपने आप को सेफ करके अन्य के खिलाफ उसकी टीम, उसके वकील बोलने लगते हैं। सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे अगर बीएड के लोग हैं, अगर उनको लगता है कि उनका पक्ष अब कमजोर पड़ रहा है, तो जो भी अचयनित हैं, चयनित हैं, बीटीसी हैं, शिक्षा मित्रों, सबके खिलाफ उनके वकील दलील पेश करने लगे हैं। और ये जो है बहुत ही सामान्य सी बात है, चाहे जो भी हो, अगर उसको लगता है कि उसका पक्ष सबको लेकर के, सबको साथ चल करके कठिन दिख रहा है उसकी लड़ाई, तो उनको आसानी से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये होना भी चाहिए कि अपने आप को बचाते हुए जो भी दलीलें पेश करनी है वो पेश कर ही जाते हैं। तब आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके खिलाफ आपने पैसा दिया है और उसी में आपके खिलाफ दलीलें चलने लगेंगी, या खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि वो दलील काम आई वहां पर और आपके खिलाफ फैसला हो गया, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। उसके बाद फिर आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष बड़ा लंबा हो जाएगा। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि पहली प्राथमिकता आपको देनी है कि आप जिस स्ट्रीम से हैं, उस स्ट्रीम का अगर कोई ग्रुप है तो उसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। निश्चित तौर पे ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें ऐसा कोई विशेष वर्ग नहीं है, ऐसा कोई विशेष कैटेगरी, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि जिसमें कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हों। इसमें सब लोग मिक्स होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरिट पे बहस होनी है। बीएड बीटीसी भी साथ में है, केवल बीटीसी भी है, जनरल और ओबीसी या एससी कैंडिडेट भी साथ में है, केवल चयनित और अचयनित का मामला थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। तो एक मामला तो ये है। तो दो बातें हुई, एक तो जो पुराने लोग हैं, कद्दावर मुकदमेबाज हो गए हैं, उनको आपको चुनना है। दूसरा, आप जिस स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम के अगर लोग लीड कर रहे हैं तो उनको आपको चुनना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनका जो खर्च है, आपसे जितना मांगा जा रहा है पैसा, उसके हिसाब से थोड़ा सा एस्टिमेट कर लेना है, थोड़ा सा आपको समझ भी लेना है कि उनकी जो दलीलें हैं आखिर वो है क्या, किस बेस पे वो लड़ने जा रहे हैं, क्या वो आर्ग्यूमेंट करेंगे। जो उन्होंने अपने एडवोकेट्स को समझाया है, जो ब्रीफिंग की है, वो आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप ही ब्रीफिंग की गई है। आप क्या चाहते हैं और ब्रीफिंग क्या की गई है, अगर वो मैच करता है तब आपको सहयोग करना है। और जितना पैसा लग रहा है और जिस प्रकार के एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनका भी तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों के द्वारा पैसा बहुत दिया गया, लेकिन कि जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनका स्तर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था। तो ये सारी बहुत सी बातें हैं, बहुत से पॉइंट हैं। मुझे जो लग रहा था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सभी लोग इतने समझदार हैं, इतने दिनों से आप भी लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 साल से जो लोग लगे हुए हैं वो भी जानते हैं। व्यवहारिक तौर पे मुझे जो एक सामान्य समझ लगी, केवल इस भर्ती के संदर्भ में नहीं, पूरी जो भर्तियां होती हैं, जो भी मुकदमे होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, उसके संदर्भ में मुझे जो लगा कि ऐसा ही होना उचित प्रतीत होता है। तो मुझे लगा कि मैंने ये काम पूर्व में किए हुए हैं। ऐसे ही हमने भी चुनाव किया है, जो भी भर्तियां रही हैं पूर्व में कंपटीशन स्तर की, चाहे लोक सेवा आयोग का रहा हो मामला, चाहे बीएड बीटीसी का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपीपी एसआई की भर्ती आई थी, उसमें अंतिम चयन का मामला था उसमें, और ऐसे ही 2-3 अन्य मुकदमे थे, उसमें भी ऐसी ही गतिविधियां, ऐसे ही कार्यशैली लोगों की हुआ करती थी और ऐसे ही चुनाव किया जाता था। तो इस तरीके से अंतिम 2 बात कि किस प्रकार की टीमों से आपको जुड़ना है। ज्यादातर लोग जुड़ चुके होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, इसको आपको अगर ठीक लगता है तो आप फॉलो करें। और जो सुनवाई अब होनी है वो 15 अक्टूबर को होनी है। तब तक आपको धैर्य बना करके रखना है। और इस बीच में जो भी टीमें कह रही हैं कि हम बहुत मामले को एकदम ढकेल दे रहे हैं, बहुत परेशान हैं, एकदम हमने बहुत काम एकदम ऊंचा कर दिया है इतने इन छुट्टियों में, या इस जो भी घटना परिघटना हुई है,
तो आप ये जान लें कि इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। तो कोई टीम अगर ढकेल रही है दिल्ली में, लखनऊ में, तो नितांत एकदम झूठ बोल रही है। हाँ, यह है कि रिटर्न सबमिशन के लिए जिनका काम अभी नहीं हुआ है तो वो एडवोकेट से मिल करके अपना काम जरूर कर सकते हैं। कोर्ट में कोई काम अभी इस समय नहीं हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं अब सीधा 15 अक्टूबर को। जो भी काम होगा लाइव हम लोग जुड़ेंगे, जो भी वहां पे स्थितियां होंगी, जो भी घटना परिघटना होगी, उसके बारे में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट 15 अक्टूबर को। तब तक के लिए धन्यवाद।